गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हमारा चैप्टर चला हुआ है, चैप्टर 3 जिसका नेम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। तो उससे रिलेटेड जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है तो हमें पता है कि कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है। उन एडजस्टमेंट में से हम तो एडजस्टमेंट कर चुके हैं। जो पहली एडजस्टमेंट जो थी वो थी सेक्रीफाइस या गेनिंग रेशियो निकालने से रिलेटेड। जो सेकंड एडजस्टमेंट थी वो थी हमारी एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड। तो आज हम थर्ड टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। तो जैसा कि हम देखते हैं कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आता है कि व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सम रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस वर आर एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ फर्म। कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा कुछ ना कुछ रिजर्व, कुछ ना कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस हमारी बुक्स में हमेशा रहते हैं कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा। तो इन दैट केस दे आर ऑल्सो ट्रांसफर टू देयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दैट केस व्हेन द कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग नेचर, और इफ आवर कैपिटल इज फिक्स्ड नेचर, if our capital is of fixed nature, in that case we will transfer it to the partner's current account. बट यहाँ प्रॉब्लम क्या आती है हमारे सामने कि इन रिजर्व्स को, इन प्रॉफिट को या लॉसेस को, एक्यूमुलेटेड को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करें, कि इन विच रेशियो वी शुड डिवाइड इट अमंग द पार्टनर्स। सो बिकॉज वी हैव अ टू रेशियो, वन इज ओल्ड रेशियो एंड अनदर इज सेकंड रेशियो। तो हमारा पॉइंट, हम यहां कंफ्यूज होते हैं कि वो किस रेशियो में डिवाइड किया जाए। तो यहां आपने ध्यान रखना है वी विल ट्रांसफर दीज रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन क्यों करेंगे? बिकॉज द प्रॉफिट एंड लॉसेस एज ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दीज आर अर्न्ड बिफोर द रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। क्योंकि जो भी ये प्रॉफिट है, जो भी रिजर्व्स हैं, ये हमने कब अर्न किए थे? ये तब अर्न किए थे जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ था। बिकॉज ऑफ दिस वी विल ट्रांसफर इट अमंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहां हमने वही करना है कि हम जो भी हमारे रिजर्व होंगे उनको पार्टनर्स में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं। लेकिन यहां हमारे पास कुछ केस आते हैं। यहां हमारे पास दो केस होंगे कि हो सकता है कि पार्टनर्स उनको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हों, कि द पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। तो उस केस में हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि ओल्ड ये रिकंस्टिट्यूशन से पहले के हैं तो हम उसको डिवाइड कर देंगे। बट सम टाइम द पार्टनर डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। इन दैट केस द एडजस्टमेंट एंट्री विल बी डिफरेंट। अब वो होगी क्या, कैसे होगी, आइए हम उसी के बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं कि पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस रिजर्व एंड सरप्लस इन देयर कैपिटल अकाउंट। तो उस केस से रिलेटेड अब हम यहां पॉइंट करेंगे। तो देखिए, जैसे कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होता है हमारे पास जो है कुछ ना कुछ रिजर्व होंगे, कुछ ना कुछ सरप्लस होंगे। तो अब हमने करना क्या है कि जो भी हमारे पास रिजर्व होंगे, अगर पार्टनर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करते हैं, जब भी आप कोई रिजर्व ट्रांसफर करोगे या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ट्रांसफर करोगे तो क्या होता है कि जब पार्टनर्स को ट्रांसफर करोगे तो पार्टनर्स की कैपिटल इसकी वजह से इंक्रीज हो जाती है। और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं आपको कि जब भी पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी तो आपने उस पार्टनर्स कैपिटल को जर्नल एंट्री में क्रेडिट करना है। तो जो भी हमारे पास रिजर्व पड़ा है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस मींस प्रॉफिट पड़ा है, जो भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, जो भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, हम उनको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और हमारी जर्नल एंट्री यहाँ पर हो जाएगी रिजर्व अकाउंट डेबिट जो भी है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, जितने भी पार्टनर्स होंगे, चाहे एस कैपिटल हो, बीस कैपिटल अकाउंट हो, उनमें हम उनकी ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे। अगर 2:1 है तो जितना भी रिजर्व है उसका 2/3 ए के पास और 1/3 बी के पास। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी इनकी, ओल्ड 2:1 थी। ऐसा हम इस केस में करेंगे। ये तो था वो केस कि जब रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो। अब इनकी वजह से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होनी थी तो हमने यहाँ पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट कर दिया।
लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि फर्म के पास लॉस हो, एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो। तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस हो या हमारे पास डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो उस केस में हमें क्या करना है, हमने यहाँ करना है कि पार्टनर, जब हम इन लॉस को, एक्सपेंडिचर्स को पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो इससे पार्टनर से कैपिटल कम हो जाएगी। और जब पार्टनर से कैपिटल कम होती है तो हम उसको डेबिट कर देते हैं। मींस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये वो है डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मींस लॉस दे रखा होगा आपको, या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट दे रखे हो। तो यहाँ हमारी ये दो जो है जर्नल एंट्री रहेंगी, जिसका आपने ध्यान रखना है कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा आपने बैलेंस शीट की तरफ देखना है और बैलेंस शीट में देखना है क्या इस तरह के रिजर्व वहां पर हैं। अगर रिजर्व है तो आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, रिजर्व है तो आप उनको पार्टनर से कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे, और अगर लॉस है तो वो भी आप ट्रांसफर कर दोगे। लेकिन आपने ध्यान रखना है लॉस की वजह से कैपिटल कम हो रही होगी और रिजर्व या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट की वजह से कैपिटल इंक्रीज हो रही होगी, और उसी के अकॉर्डिंग ही हमारी जर्नल एंट्री होगी। तो अब हमारे पास पॉइंट जो है, ये तो था कि हमने जर्नल एंट्री करनी है, लेकिन ये जर्नल एंट्री इतनी इजी नहीं है कि जितनी यहां देखने से लग रही है। क्योंकि यहां पर ये जो दो वर्ड आए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आपके क्वेश्चन में आ सकती है, लेकिन इतनी भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो ध्यान से देखिए कि इस केस में आपने करना क्या होता है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, कि जैसे आपके पास ये फर्स्ट टाइम आया है तो करना क्या है इस केस में, ये होता क्या है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक रिजर्व है विच इज सेट असाइड फ्रॉम द फर्म्स प्रॉफिट टू मीट द पॉसिबिलिटी या पॉसिबल लाइबिलिटीज रिलेटेड टू द एम्प्लॉयज। कि सपोज कि आवर एम्प्लॉयज और वर्कर मेट विद एन एक्सीडेंट, इन दैट केस वी विल कंपनसेट देम फ्रॉम दिस रिजर्व। कि अगर हमारे एम्प्लॉयज, हमारे वर्कर एक फैक्ट्री में, हमारे ऑफिस में वर्क करते हैं, तो अगर कभी बाय में अनफॉर्चुनेटली किसी एक्सीडेंट की वजह से उनको कुछ लॉस हो जाए, उनको चोट वगैरह लग जाए, तो इस रिजर्व का यूज करते हैं हम उनको कंपनसेट करने के लिए। कि जैसे यहां है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन को कंपनसेट करने के लिए ये रिजर्व बनाया जाता है। तो यहां पर अब जो क्लेम होगा, अब हमें इतना तो देखो पता है कि ये जो क्लेम है कि ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है इस रिजर्व की अमाउंट से, और हो सकता है जितनी हमारी रिजर्व की अमाउंट है उसी के इक्वल भी हो। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वर्कमैन के लिए बनाया गया है कि कहीं अगर कभी भी वर्क करते टाइम उनको कोई चोट लग जाए, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो इस रिजर्व से ही उनको कंपनसेट किया जाता है वर्कमैन को। अब जरूरी नहीं है कि जो वो क्लेम होगा, जो एक्सीडेंट होगा, उससे जो लॉस होगा वो इस रिजर्व की अमाउंट जितना ही होगा। रिजर्व की अमाउंट से ये क्लेम कम भी हो सकता है, इसके इक्वल भी हो सकता है और इससे ज्यादा भी हो सकता है। अब हर एक केस में अलग अलग एंट्री होती है, तो हम इसको केस में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। जैसे हम सबसे पहला केस लेकर चलते हैं कि जैसे केस 1 की बात करें, हमारे पास जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था वो था 60,000 का, और इससे रिलेटेड कोई क्लेम नहीं था। तो आपके पास अगर कोई क्लेम नहीं है तो मीन्स आप इस सारे के सारे रिजर्व को जब भी रिकंस्टिट्यूशन हुआ आप इसको ओल्ड पार्टनर में, उनकी ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दोगे। मीन्स वर्क, आप जर्नल एंट्री क्या करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स में हम इसको डिवाइड कर देंगे। उसके बाद यहां पर आपने ध्यान रखना, यहां पर कोई क्लेम नहीं था, मीन्स सारे के सारे रिजर्व बचे हुए हैं और जो भी रिजर्व बचे हुए हम पार्टनर्स में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब जो हमारा केस है सेकंड, उस केस में देखिए कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास 60,000 का ही था, लेकिन हुआ क्या कि देयर इज अ क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन इज 12,000। कुछ एक्सीडेंट हुआ या वर्कमैन को करते करते कोई प्रॉब्लम हुई, तो उन्होंने क्लेम किया, यहां पर उनसे रिलेटेड एक क्लेम है 12,000 का। तो अब हमारी जर्नल एंट्री भी वैसे ही रहेगी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो था हमारा था 60,000, 60,000 में से 12,000 क्लेम से रिलेटेड है, तो हम जर्नल एंट्री में यहां इस क्लेम को इस रिजर्व के साथ एडजस्ट कर देंगे। मींस वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 12,000, अब 60,000 में से 12,000 क्लेम में एडजस्ट हुए, बाकी रिमेनिंग जो होगी 48,000 वो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनकी ओल्ड रेशियो में यहां क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जो भी होगी।
तो यहाँ ये हमारा सेकंड केस था। अब थर्ड केस की बात करते हैं। ये वो केस है जब क्लेम की अमाउंट हमारे रिजर्व की अमाउंट से क्या है, कम है। नेक्स्ट केस की अगर हम बात करें कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारा 60,000 का, लेकिन अब की बार जो क्लेम हुआ वो था 60,000 का, कि मीन जितना हमारा रिजर्व है उतने का ही क्लेम है वर्कमैन से रिलेटेड। तो हम यहाँ जर्नल एंट्री वही करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 60,000 का रिजर्व था। हमने सबसे पहले याद रखना है क्लेम को एडजस्ट करना है। तो हमारे पास यहाँ क्लेम था 60,000 का, तो यहां हमें साफ पता लग रहा है कि हमारे पास कुछ भी अमाउंट नहीं बची जो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, तो हमारी एंट्री सिर्फ इतनी ही रहेगी। ये तो था वो केस कि जब हमारे पास क्या है कि जितना हमारे पास रिजर्व था उतनी ही हमारा क्लेम रहा है, कंपनसेशन से रिलेटेड क्लेम रहा है जो वर्कमैन से है, वर्कमैन का है। तो उसके बाद हमारे पास फोर्थ केस आता है। हमारे पास आ चुका है कि जब कोई क्लेम ना हो, वो केस भी आ चुका है जब क्लेम की अमाउंट रिजर्व से कम है। एक केस वो भी आ चुका है जब क्लेम की अमाउंट जो है हमारी रिजर्व की अमाउंट के इक्वल है। अब पॉइंट ये आता है कि अगर हमारे पास रिजर्व था 60,000 का, लेकिन क्लेम की जो अमाउंट है वो इस रिजर्व की अमाउंट से ज्यादा हो जाए, मीन 72,000 हो जाए, तब क्या करते हैं। तो हमने करना क्या है, सिंपल है कि जैसे हम नॉर्मल एंट्री करते हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कर दिए हमने 60,000 से, हम फिर क्या करते हैं, इसमें से एडजस्ट करते हैं क्लेम को। तो हमने यहां लिखा टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, लेकिन क्लेम तो हमारा कितना है 72,000 का। आप यही करोगे, रिजर्व जितने का है उसके सामने रिजर्व लिखो और जितने का क्लेम है क्लेम के सामने क्लेम की अमाउंट लिखो। अब यहां पर क्या हुआ, हमें लॉस हो गया कितने का, 12,000 का। तो ये जो लॉस है, लॉस को हम क्या करते हैं डेबिट, तो हम भी यहां यही करेंगे, लॉस को हमने कर दिया डेबिट। लॉस कितना हुआ 12,000 का, और जो भी हमारा लॉस हुआ उसको हम यहां लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अब ये रीवैल्यूएशन है क्या, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है, तो जब आएगा मैं आपको तभी वहां पर इससे रिलेटेड पॉइंट को बताऊंगा। तो अभी के लिए आप याद रखो कि जो भी हमारा लॉस हुआ उसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो यहां हमारी एंट्री क्या रही, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जैसे नॉर्मल हम क्या करते 60,000, क्लेम को हमने यहां लिख दिया और जो भी लॉस हुआ हमने यहां लिख दिया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। तो यहां एक चीज और कि अब जो ये लॉस है, ये लॉस भी हम कहां किनको बेयर करना होगा, हमारे पार्टनर्स को। तो अब हम यहां क्या करेंगे, इस लॉस को ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। अब लॉस जब पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में जाएगा तो पार्टनर की कैपिटल हो जाएगी यहां से कम हो जाएगी, और जब कम होती है तो हमें पता ही है कि डेबिट करते हैं पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट को। तो यहां हमने किया कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जितना भी लॉस है हम पार्टनर में इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 12,000। तो ये हमारा केस था वर्कमैन से रिलेटेड। तो यहां हमारे पास जब हम पॉइंट कर रहे थे तो हमारे पास रिजर्व कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं वो हमें पता है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे करना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पॉइंट आप अब कर चुके हो। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से रिलेटेड। अब जो हमारा पॉइंट रहेगा वो है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कि ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। तो सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। हमें ये पता है कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट होती है हमारी बैलेंस शीट में हम उसको बुक वैल्यू पे शो किया करते हैं। क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म इज ऑन देयर कॉस्ट प्राइस, कि जो भी हमारी बुक्स में इन्वेस्टमेंट का वैल्यू होगी वो हम उसको कॉस्ट प्राइस पे शो किया करते हैं। जो उसका मार्केट प्राइस है तो हम उसको वहां पर बैलेंस शीट में फुल डिस्क्लोजर पर्पस के लिए हम ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं कि इसकी मार्केट वैल्यू ये है। मींस कि हम इन्वेस्टमेंट आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म इज ऑन कॉस्ट। लेकिन जरूरी नहीं है कि मार्केट में उसकी वैल्यू वही हो, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का प्राइस कम ज्यादा होता रहता है, हमारे शेयर के प्राइस कम ज्यादा होते रहते हैं। तो इस केस में क्या है कि इन्वेस्टमेंट हुआ है हमारी कॉस्ट प्राइस, उसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन मार्केट में वैल्यू कुछ चेंजेस होती रहती है, उसकी उसमें चेंजेस आते रहते हैं। तो उस चेंजेस की वजह से कि मार्केट वैल्यू क्या हो सकती है, मार्केट वैल्यू में बी इक्वल, इट में बी लोअर और इट में बी हायर देन द बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट।
तो ये इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता है, ये एक रिजर्व है विच इज सेट असाइड फ्रॉम द प्रॉफिट टू मीट आउट द फॉल इन मार्केट प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट। कि जो भी मार्केट प्राइस होता है इन्वेस्टमेंट को, उसकी वैसे जो भी फॉल आता है हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को, उस फॉल को मीट आउट करने के लिए हम एक रिजर्व बनाते हैं जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब हमें करना क्या है, अब वही पॉइंट है कि यहाँ ये जो मार्केट वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की, ये कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, और मे बी इट मे बी इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ अब इस केस में हमें क्या जर्नल एंट्री करनी होती है कि है तो ये भी रिजर्व, डिस्ट्रीब्यूट हमें ये भी करना है पार्टनर में, लेकिन किस केस में करना है किस केस में नहीं, आइए हम उन्हीं केस की बात करते हैं। तो जैसे हम केस की बात करें फर्स्ट की, हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 20,000 का, बैलेंस शीट में हमारी इन्वेस्टमेंट गिवन थी 2 लाख की, मीन्स एट कॉस्ट पे गिवन होती है तो 2 लाख की थी, और हमें एडजस्टमेंट में दे दिया गया कि मार्केट प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 2 लाख। तो यहां पर क्या था, बुक में भी 2 लाख की थी और मार्केट वैल्यू भी उसकी 2 लाख है, मीन्स कोई लॉस नहीं हुआ, मीन्स हमारे सारे के सारे रिजर्व बच गए हैं। और हम इन रिजर्व को कहां ट्रांसफर कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, उनकी ओल्ड रेशो में। तो यहाँ क्या है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर किया था। सेकंड केस की हम बात करते हैं, तो सेकंड केस में है क्या कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था वही सेम 20,000 का, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 2 लाख, लेकिन मार्केट प्राइस ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज ₹1,92,000। मार्केट में जो प्राइस है, मार्केट में जो वैल्यू है इस इन्वेस्टमेंट की, वो है 1,92,000। तो इस केस में क्या करना है हमने, अब यहां देखिए लॉस हमें कितना हुआ, 2 लाख हमारी इन्वेस्टमेंट थी कॉस्ट पे, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू होगी 192, तो इट मीन्स हमें 8,000 का लॉस हुआ। तो सबसे पहले जो हमारे पास रिजर्व है उससे हम लॉस को एडजस्ट करेंगे, इस फॉल जो आया है हमारी इन्वेस्टमेंट की प्राइस में उसको एडजस्ट करेंगे। तो हमारी एंट्री क्या रहेगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000। तो सबसे पहले हमें इसमें से एडजस्टमेंट करना है जो हमारा लॉस हुआ है, जो हमारा फॉल आया है इन्वेस्टमेंट के प्राइस में। तो यहाँ हम करेंगे टू इन्वेस्टमेंट, जो भी फॉल आया उसको हम यहाँ टू इन्वेस्टमेंट करके एडजस्ट करेंगे। तो 20,000 में से 8,000 एडजस्ट हो गई, रिमेनिंग 12,000 हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि कैपिटल अकाउंट में कब डिस्ट्रीब्यूट करना है और करंट अकाउंट में कब डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर हमारी कैपिटल जो है फ्लक्चुएटिंग नेचर की है तो कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और अगर ये हमारी कैपिटल फिक्स्ड नेचर की है तो उस केस में करंट अकाउंट का यूज किया जाता है। ये 2 केसेस थे। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड केसेस की। थर्ड केस जो है हमारा वो क्या है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था 20,000 का। हमारी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू थी, हमारी बुक वैल्यू, बुक में जो शो कर रखी है बैलेंस शीट में, वो है 2 लाख की, लेकिन मार्केट प्राइस हो चुका है 1,80,000। मीन्स लॉस हमें कितना हो चुका है 20,000। तो सबसे पहले हम इस रिजर्व का यूज इस फॉल को सेट ऑफ करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 20,000 लिखा। फिर हमने जो भी हमारा वैल्यू में डाउन आया उसको एडजस्ट करेंगे टू इन्वेस्टमेंट करके यहाँ। तो यहाँ हमने एक चीज देखा, जितने रिजर्व थे वो सारे के सारे एडजस्ट हो गए, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो हम यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर में कुछ भी नहीं करेंगे, हमारी जर्नल एंट्री सिर्फ इतनी ही रहेगी। अब उसके बाद पॉइंट आता है कि हम पॉइंट कर चुके हैं कि कोई फॉल नहीं आया, पॉइंट आ चुका है कि रिजर्व की अमाउंट से कम फॉल आया है, पॉइंट आ चुका है कि रिजर्व की जितनी अमाउंट थी उतना ही फॉल आया है। अब पॉइंट आ सकता है, हो ये भी हो सकता है कि जितना हमारे पास रिजर्व था, जो फॉल आया वो उससे ज्यादा आया है। तो इस केस में देखिए हम क्या करते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था हमारा 20,000 का, इन्वेस्टमेंट जो हमारी बुक में गिवन थी वो 2 लाख की थी, लेकिन मार्केट प्राइस हो चुका है इन्वेस्टमेंट का 1,75,000। मीन्स 25,000 का फॉल आया है इसमें। तो इस केस में हमें क्या करना है, तो यहां देखिए कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट 20,000 जैसे हम करते हैं, इसमें सबसे पहले हमने एडजस्ट करना है जो फॉल आया है इन्वेस्टमेंट के प्राइस में उसको। तो हमने किया यहाँ टू इन्वेस्टमेंट, जितना भी ये बनता था हमने वो लिख देना है यहाँ पर। तो ये था हमारा 25,000। अब पॉइंट ये है कि यहां पर हमें लॉस हुआ है 5,000 का। तो सेम जैसे कि हमने पहले किया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के केस में, ये जो हमारा असेट्स या
लायबिलिटी की वजह से जो भी हमारा लॉस होता है उसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो हमने यहाँ पर ये जो लॉस हुआ इसको भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया 5000 का। अब ये लॉस है जैसे हमने उस केस में किया था, अब ये लॉस हम पार्टनर से ही यानी कि पार्टनर्स ही इसको बियर करेंगे इस लॉस को, तो हम इस लॉस को ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो जो हमारी जर्नल एंट्री रहेगी वो क्या रहेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि इस लॉस से क्या होगा, पार्टनर्स की कैपिटल जो है डिक्रीज हो जाएगी और जो ये लॉस था 5000 का हम यहां ट्रांसफर कर देंगे। अब जरूरी थोड़ी है कि हर बार फॉल ही होगा, हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट का प्राइस जो है उसकी मार्केट वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाए। तो वही सेम पॉइंट अब हम यहां देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, सॉरी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था हमारे पास 20,000 का, इन्वेस्टमेंट का प्राइस था 2 लाख, मार्केट वैल्यू इसकी हो चुकी है 2,05,000, मीन्स इंक्रीमेंट ही हुआ है, मार्केट वैल्यू जो है वो इंक्रीज ही हुई है। तो इस केस में क्या है, हमें तो इस रिजर्व का पॉइंट देखना है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 20 के 20,000 हमारे पास बचे हुए हैं, कोई इनमें से यूज नहीं हुआ, तो सारे का सारा हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब जो यहाँ पर जैसे हम असेट्स या लायबिलिटी की वजह से जो लॉस होता है वो रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करते हैं, तो सेम असेट्स या लायबिलिटी की वजह से जो प्रॉफिट होगा वो भी हम रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करेंगे। तो हम यहाँ जो ये प्रॉफिट हुआ हमें 5000 का, ये हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि प्रॉफिट है और इसको हम क्रेडिट करते हैं, तो यहां पर हमने ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और सेम वही एंट्री जो हम करते हैं, अब जैसे लॉस को हमने यहां पर ट्रांसफर किया था पार्टनर में, सेम हम इस प्रॉफिट को भी ट्रांसफर करेंगे पार्टनर में, और एंट्री क्या होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हमारे वो पॉइंट थे कि जब पार्टनर वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। लेकिन पॉइंट अब ये है कि अगर वो जो हमारा सेकंड पॉइंट है जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर पार्टनर इस रिजर्व को प्रॉफिट एंड लॉस या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते, तो उस केस में क्या होता है। तो जैसे एग्जांपल सुनिए कि हमारे पास रिजर्व पड़े थे 5000 के, अगर वो पार्टनर इस रिजर्व को आज डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, इन फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो उस केस में क्या होगा कि मानकर चलो आज उनकी रेशियो थी अब तक 1:1, तो इट मींस 5000 के जो रिजर्व थे दो पार्टनर के केस में 2500 दोनों को मिल जाएंगे। लेकिन अगर वो आज इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, इन फ्यूचर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनकी फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो जो है वो 3:2 है, तो इट मींस क्या है, वो 5000 के जो रिजर्व है एक को 3000 मिलेगा, एक को 2000 मिलेगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि पहले उनको मिले थे 2500, लेकिन